तो हेलो दोस्तों, चलिए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अप्रैल 1893 में पोरबंदर के एक व्यापारिक संस्थान में रजिस्ट्रार के रूप में वे दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। अगस्त 1894 को उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के उद्देश्य से नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1 अक्टूबर 2004 को इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा लिया। नवंबर-दिसंबर 2004 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। 25 जनवरी 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहे जा सकते हैं। गांधीवाद एक आदर्शवादी विचारधारा है। सत्य ही ईश्वर है, तो ट्रूथ इज गॉड। गांधी ने इसी को तो अपना दर्शन बनाया। गांधी ने प्रेम को सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताया। प्यारेलाल नैयर गांधी जी के निजी सचिव थे, जिन्होंने गांधी जी के जीवन पर अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें महात्मा गांधी, द लास्ट फेज, डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी द लास्ट फेज डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह उल्लेखनीय है। गांधी जी वर्ष 1893 में अफ्रीका गए और वहां उन्होंने फिनिक्स एंड टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की तथा वर्ष 1914 को वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। टॉलस्टॉय एक रूसी उपन्यासकार थे जिन्होंने वार एंड पीस 1869 नामक उपन्यास लिखा, जिससे गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने ब्रेड लेबर का विचार इन्हीं से लिया। ब्रेड लेबर का विचार टॉलस्टॉय के वार एंड पीस बुक से ही लिया गया। गांधी जी को प्रभावित करने वाले विचार। तो गांधी जी जिन विचारधाराओं एवं व्यक्तियों से प्रभावित थे, उनमें गीता एवं रामायण उल्लेखनीय है। गांधी जी बौद्ध धर्म के शांति एवं अहिंसा के विचार से प्रभावित थे। गांधी जी इस्लाम धर्म की बंधुता की संकल्पना से, फ्रेटर्निटी की संकल्पना से, कॉन्सेप्ट से प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय ने द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू 1894 कथन से प्रभावित थे। हेनरी डेविड थोरो के द एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस 1849 से प्रभावित थे। जॉन रस्किन की रचना ऑन टू हिज लास्ट 1860 से प्रभावित थे। सर्वोदय इसी का रूपांतरण माना जाता है, जो गुजराती भाषा में लिखा गया। गांधी जी ने यह शिक्षा जॉन रस्किन से ली कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। जितना महत्व एक वकील के श्रम का है, उतना ही महत्व नाई के भी श्रम का है। टॉलस्टॉय के उपन्यास वार एंड पीस 1869 से गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के विचारों का आध्यात्मिक पक्ष, तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ आइडियाज ऑफ गांधी। तो गांधी जी मूलतः धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने राजनीति को नैतिकता और सेवा का क्षेत्र माना। इसलिए इन्हें संतों में राजनेता और राजनेताओं में संत कहा जाता है। गांधी जी के विचारों का मूल केंद्र सत्य एवं अहिंसा है। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के नियमों को सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रयुक्त किया। गांधी जी पूर्ण रूप से नैतिकतावादी थे। गांधी जी ने साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया। तो एंड और मीन्स दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। उनका कहना था कि इफ यू वांट टू अचीव गॉड, अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो योर एक्ट कैन नॉट बी ऑफ सैतानिक, तो आपके जो एक्ट हैं वो शैतान के नहीं हो सकते। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अटेन गॉड, योर एक्ट्स कैन नॉट बी ऑफ शैतान। उनके अनुसार अपवित्र साधन के द्वारा पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो अगर आप रॉन्ग मीन्स का उपयोग करेंगे तो आप राइट एंड को अचीव नहीं कर सकते हैं, ऐसा गांधी मानते हैं। राइट एंड को आप अचीव नहीं कर सकते। वे मूलतः एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, लेकिन उनका आदर्शवाद व्यवहारिक था। तो वे
प्रैक्टिकल आइडियलिज्म पर विश्वास करते थे। प्रैक्टिकल आइडियलिज्म। गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति, अकॉर्डिंग टू गांधी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो गांधी जी के लिए धर्म का अभिप्राय अत्यधिक विस्तृत रूप में था। अतः धर्म का आशय जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। उनके लिए धर्म का अर्थ नैतिक कार्य और मानवता की भलाई के लिए कार्य करना है। धर्म पालन करने का आशय सत्य तथा अहिंसा के मार्ग पर चलना है। गांधी जी धर्म एवं नैतिकता विहीन राजनीति की कल्पना नहीं करते थे। तो पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन एंड एथिक्स, ये गांधी जी के काइंड ऑफ विचारधारा में नहीं था। उनके शब्दों में धर्म विहीन और नैतिकता विहीन राजनीति नहीं हो सकती। अतः वे पाश्चात्य विचारों के आलोचक थे जिनमें पंथ निरपेक्षता पर बल प्रदान किया गया। उन्होंने पंथ निरपेक्षता की बजाय सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, तो स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, में लिखा कि सत्य के लिए कोई अलग ईश्वर नहीं होता है। अहिंसा की साधना से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के दो अभिप्राय हैं, नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा। नकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ किसी की हत्या न करना तथा सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखना है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए। तो माइंड, स्पीच और एक्शन सभी में अहिंसा झलकनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा एक सिद्धांत है। अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें अपने विरोधियों को प्रेम से जीता जाता है, न कि घृणा या संघर्ष से। गांधी जी बाइबल के इस कथन के समर्थक थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गांधी जी अहिंसा को वीरों का गुण मानते थे, न कि कायरों का। गांधी जी का कहना था कि यदि हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा, न कि कायरता को। सत्याग्रह का आशय है सत्य का आग्रह। सत्याग्रह कमजोर का नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र था। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार शक्तिशाली का आशय आत्मिक रूप से शक्तिशाली होना है, भौतिक रूप में नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरबिंदो ने दिया था। तो पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो अरबिंदो ने दिया था। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर क्या होता है? तो सत्याग्रही व्यक्ति विरोधी के नुकसान का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह विरोधी के हृदय परिवर्तन का प्रयास करता है और वह हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करता। निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का आशय नकारात्मक रूप में विरोध करना है। अतः अवसर पाने पर हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो हिंसा की जा सकती है, लेकिन सत्याग्रही के लिए अहिंसा क्रीड है, एक धर्म है, और अपॉर्चुनिटी मिले न मिले से कोई मतलब नहीं। अहिंसा नहीं करना मतलब नहीं करना। सत्याग्रह के निम्नलिखित दो प्रकार हैं, असहयोग और सविनय अवज्ञा, नॉन कॉपरेशन, और फिर ये सिविल डिसोबीडियंस। नकारात्मक रूप में असहयोग का आशय सहयोग न करना है। तो नकारात्मक रूप में असहयोग का आशय सहयोग न करना है। सकारात्मक रूप में असहयोग का आशय है स्वावलंबी बनने के कार्य करना, रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना। रचनात्मक कार्यों से आशय है चरखा चलाना, सूत कातना, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल, स्वदेशी का समर्थन तथा समाज में समरसता बनाए रखने से है। सविनय अवज्ञा का अर्थ निम्न है, जानबूझकर सार्वजनिक रूप में अन्यायपूर्ण विधि का उल्लंघन करना, जानबूझकर सार्वजनिक रूप में अन्यायपूर्ण विधि का समर्थन करना। तो जो अनलॉफुल एक्ट है उनको जानबूझकर उनकी अवहेलना करना, उनको वायलेट करना सार्वजनिक रूप में। विधि का उल्लंघन सामुदायिक हित के लिए किया जाएगा, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में हो सकता है। गांधी जी की सविनय अवज्ञा तकनीक से प्रभावित विदेशी व्यक्ति,
तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में अछूतों के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था या सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। बर्ट्रैंड रसेल ने परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए आंदोलन किया। दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के नायक नेल्सन मंडेला ने इस तकनीक का प्रयोग किया। वर्तमान अमेरिकी विचारक नोम चॉम्स्की भी गांधी की सविनय अवज्ञा तकनीक से प्रभावित है। माइकल शुमाकर गांधी जी के पर्यावरण संबंधी मान्यताओं से प्रभावित हैं। गांधी जी के अनुसार उन्होंने सविनय अवज्ञा का विचार डेविड थोरो से लिया। आधुनिक सभ्यता की आलोचना, तो गांधी जी ने हिंद स्वराज जो कि 1906 में आती है, आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने रेल, वकीलों एवं डॉक्टरों की भी आलोचना की है। गांधी जी के अनुसार सभ्यता का आशय भौतिकता एवं मशीनों का विकास नहीं, अपितु सभ्यता मानवीय एवं आत्मा का विकास है। गांधी जी पाश्चात्य सभ्यता के कड़े आलोचक थे। गांधी जी के अनुसार पाश्चात्य सभ्यता भौतिकवादी है, यानी ये मटेरियलिस्टिक है, तथा वह शक्तियों का केंद्रीकरण है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूपों में इस केंद्रीकरण से हिंसा उत्पन्न होती है। राज्य का विचार, गांधीवाद को दार्शनिक अराजकतावाद यानी फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहा जाता है, अथवा उन्हें शांतिवादी अराजकतावादी यानी पैसिफिस्ट एनार्किस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सत्याग्रही और अहिंसात्मक नैतिक व्यक्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। गांधी जी का मानना था कि राज्य एक आत्मा रहित मशीन है, यानी स्टेट एक सोललेस मशीन है। इसके द्वारा हिंसा का संगठित प्रयोग किया जाता है, इसके माध्यम से ऑर्गेनाइज्ड वे में हिंसा का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी राज्य नामक संस्था का विरोध करते थे, क्योंकि गांधी जी के अनुसार आदर्श व्यवस्था में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। गांधी जी की हिंसा राज्य की हिंसा व्यक्ति की हिंसा से भयंकर होती है। गांधी जी ने समूचे पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना की। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र, बहुमत के शासन एवं दलीय प्रणाली को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने संसद को बांझ औरत कहा। गांधी जी के अनुसार समूची पाश्चात्य सभ्यता में शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है, इसलिए ऐसा समाज अहिंसात्मक नहीं हो सकता। गांधी जी विकेंद्रीकृत शासन के समर्थक थे, यानी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के ये समर्थक थे। कुल मिला के पंचायती राज के समर्थक थे, विलेज पंचायत की बात करते थे गांधी जी। गांधी जी के लिए आदर्श राज राम राज्य होगा, परंतु व्यवहारिक रूप में उन्होंने पंचायती राज का भी समर्थन किया है। गांधी जी का राम राज्य गांवों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ विलेज होगा। गांधी जी के अनुसार शहरों में व्यक्ति रहते हैं, लेकिन गांवों में देवता का निवास होता है। उनके अनुसार राजनीति का आशय लोक नीति या लोक कल्याण है, शक्ति के लिए संघर्ष नहीं। उन्होंने विकेंद्रीकृत शासन का समर्थन करते हुए गांव को मूल इकाई माना। उनके अनुसार गांव के लोग जनपद से प्रांत तथा प्रांत के लोग अखिल भारतीय प्रतिनिधियों का निर्वाचित करेंगे। गांधी जी सबसे बड़े लोकतंत्रवादी, समाजवादी तथा व्यक्तिवादी थे, परंतु पाश्चात्य अर्थ में बिल्कुल नहीं। तो ये सुई जनरिस इंडिजिनस काइंड ऑफ लोकतंत्रवादी, समाजवादी और व्यक्तिवादी थे। अधिकारों पर क्या विचार है गांधी जी के? तो गांधी जी एक बड़े व्यक्तिवादी विचारक थे, परंतु उनका व्यक्तिवाद नैतिक था। उनके अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो व्यक्तियों के बीच में अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। स्वराज या स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते हैं गांधी जी? तो गांधी जी का मूल उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। स्वराज शब्द मूलतः उपनिषदों से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, जिसका आशय है स्वयं पर शासन या स्वशासन, सेल्फ रूल। स्वराज के नैतिक, आध्यात्मिक तथा राजनीतिक दोनों अर्थ माने जा सकते हैं। नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप में स्वराज का अर्थ है स्वशासन या आत्म नियंत्रित होना, जबकि राजनीतिक रूप में स्वराज का आशय है लोगों द्वारा अपना शासन स्वयं करना। स्वराज शब्द का व्यवस्थित प्रयोग सर्वप्रथम तिलक ने किया। तिलक के अनुसार स्वराज के निम्नलिखित अर्थ है। स्वराज का आशय एक ही धर्म या प्रजाति के लोगों पर समान धर्म या प्रजाति के लोगों का शासन। स्वराज का अभिप्राय उत्तरदायी एवं सहमति पर आधारित शासन है। स्वराज का
हासिल लोगों की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता है। तिलक ने स्वराज का प्रयोग डोमिनियन स्टेटस के रूप में किया है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज एवं पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज में अंतर किया गया है। पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया। तो डोमिनियन स्टेटस है या स्वराज है, ये काइंड ऑफ सेल्फ रूल था, लेकिन एक काइंड ऑफ ऊपरी गवर्नमेंट होगी ब्रिटिश सरकार के रूप में, जो कि रक्षा विदेश मंत्रालय और सिक्योरिटी की चीजें देखेगी। बाकी जो इंटरनल जो चीजें होंगी वो काइंड ऑफ स्वदेशी गवर्नमेंट देखेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो मोनार्की ही है। तो ये काइंड ऑफ, लेकिन पूर्ण स्वराज में पूरी तरह से किसी भी प्रकार से भारत किसी भी विदेशी शासन के अंतर्गत नहीं होगा। गांधीवाद का आर्थिक पक्ष, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार संपत्तिशाली व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है। गांधी अरस्तु के इस सिद्धांत के समर्थक थे कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए तथा उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। गांधी जी ने भारत में पूंजीवादियों को अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझने को कहा। इस हेतु पूंजीवादियों से हृदय परिवर्तन की मांग की। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संपत्ति का मालिक है, व्यक्ति संपत्ति का ट्रस्टी है। गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति के द्वारा सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच के लिए प्रकृति में संपदा का अभाव है। तो गांधी जी का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि देयर इज इनफ फॉर नीड बट नॉट इनफ फॉर ग्रीड। तो ग्रीड के लिए, आपके लालच के लिए तो 7 धरती कम पड़ जाएगी, ऐसा गांधी का मानना था। इसलिए गांधीवादी विचारधारा में दान पर अत्यधिक महत्व दिया गया है। दान के कई रूप हैं: श्रम दान, संपत्ति दान, भूमि दान, ग्राम दान। तो गांधी जी ने कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों का समर्थन किया, क्योंकि इससे संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। गांधीवादी विचारधारा भारत जैसे श्रम प्रधान देश के लिए अत्यधिक व्यवहारिक है, इसलिए वे भारी मशीनों के विरोधी थे, लेकिन मशीन मात्र के विरोधी नहीं थे, क्योंकि चरखा भी एक मशीन है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। गांधीवाद का सामाजिक पक्ष यानी सोशल एस्पेक्ट ऑफ गांधीजम, तो इसमें सर्वोदय का कॉन्सेप्ट देते हैं गांधी जी। सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय उस विचारधारा की ओर संकेत करता है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, समाज में किसी के प्रति बैर ना हो, यह वर्ग संयोग पर आधारित हो। तो क्लास कोऑपरेशन पर आधारित है ये चीजें। ये मार्क्स का जो क्लास एंटोगोनिज्म या क्लास स्ट्रगल की बात है, इसके ये अगेंस्ट है। कौन? गांधी जी। गांधी जी का सर्वोदय, गांधी जी का सर्वोदय का विचार समाजवाद का विकल्प माना जा सकता है। तो गांधी जी का सर्वोदय का विचार समाजवाद का विकल्प माना जा सकता है। गांधी जी के अलावा अन्य सर्वोदयी विचारक जयप्रकाश नारायण जेपी, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार, केजी मसरूवाला एवं दीनक राव देव हैं। विनोबा भावे सर्वाधिक प्रख्यात सर्वोदयी हैं। संविधान सभा में एस.एन. अग्रवाल प्रसिद्ध गांधीवादी थे। सर्वोदय जॉन रस्किन की रचना ऑन टू हिज लास्ट 1860 का गुजराती अनुवाद है। जॉन रस्किन के विचारों से उन्होंने निम्नलिखित विचार लिए। कौन कौन से? व्यक्ति की भलाई समाज की भलाई में निहित है। वकील एवं नाई के श्रम का मूल्य समान है। मजदूर एवं कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। गांधी जी का आदर्श समाज सर्वोदयी समाज था, जिसे उन्होंने सामुद्रिक वृत्त ओसेनिक सर्कल की संज्ञा दी। इसके अनुसार व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए कार्य करेगा, परिवार गांव की भलाई के लिए कार्य करेगा और गांव वासियों के द्वारा तालुका की भलाई की जाएगी। इसलिए प्रत्येक छोटी इकाई अपने बड़ी इकाई की भलाई के लिए कार्य करेगी। तो जिस प्रकार समुद्र में जब लहरें उत्पन्न होती हैं, समुद्र में अगर आप कोई पत्थर फेंकिए या तालाब में, तो एक जो काइंड ऑफ वेव्स बनती हैं, तो एक वेव दूसरे को
ताकत देती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, इस प्रकार वो रिपल चलती रहती है। यही बात है कि एक है ना व्यक्ति परिवार की भलाई करेगा, परिवार गांव की भलाई करेगा, गांव तालुका की भलाई करेगा, और इस प्रकार प्रत्येक छोटी इकाई अपनी बड़ी इकाई की भलाई के लिए कार्य करेगी। उसके अनुसार सभी व्यक्तियों का उत्थान आवश्यक है। तो उनके अनुसार सभी व्यक्तियों का उत्थान आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक छोटी इकाई अपनी बड़ी इकाई की भलाई करे। धनी व्यक्तियों का नैतिक उत्थान एवं गरीबों का भौतिक उत्थान होना चाहिए। तो जो धनी व्यक्ति हैं, रिच लोग हैं, उनका इथिकल या मोरल अपलिफ्टमेंट हो, और जो गरीब लोग हैं उनका मटेरियल अपलिफ्टमेंट हो, ये गांधी जी मानते थे। फिर गांधी जी ने व्यवहारिक रूप में हरिजन सेवक संघ एंटी अनटचेबिलिटी काउंसिल का गठन किया था, स्थापना की, लगभग 1933-34 में ऐसा किया था। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया। तो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, यद्यपि इन्होंने इसे जन्म से नहीं बल्कि कर्म के आधार पर माना। तो कर्म प्रधान चीजें माना, मतलब जो वर्ण होगा वो कर्म पर आधारित होगा, ना कि जन्म पर आधारित होगा, ऐसा गांधी जी मानते हैं और वर्ण व्यवस्था का स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत स्मूथ होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। नई तालीम के द्वारा गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। शिक्षा में चरित्र विकास एवं सादगी तथा शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाए। शिक्षा में कुटीर उद्योग एवं हस्तकला का प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा गांवों में ही प्रदान की जाए। शिक्षा के लिए धन आम लोगों से एकत्र किया जाए। नई तालीम में प्राथमिक शिक्षा के साथ पूर्ण शिक्षा यानी मैच्योर एजुकेशन पर भी बल दिया जाना चाहिए। कुछ तथ्य, तो केजी मसरूवाला ने अपनी रचना गांधी एवं मार्क्स में कहा है कि गांधीवाद से हिंसा जोड़ने से यह मार्क्सवाद नहीं होगा। तो गांधीवाद में हिंसा जोड़ने से यह मार्क्सवाद नहीं होगा, ऐसा केजी मसरूवाला कहते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पंपलेट और इंडियन ओपिनियन 1909 नामक विचार पत्र प्रकाशित किया तथा इंडियन ओपिनियन को साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। गांधी जी के राजनीतिक विचार हिंद स्वराज में पाए जाते हैं। हिंद स्वराज का प्रकाशन 1938 में हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ 1929 है, जो गुजराती भाषा में लिखी गई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। गांधी जी ने भारत में हरिजन तथा यंग इंडिया पत्रों का संपादन किया। गांधी के ऊपर लुईस फिशर ने प्रसिद्ध रचना द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950 पुस्तक लिखी। दिनकर जोशी महात्मा वर्सेस गांधी 2007। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी 2007 में ये पुस्तक लिखते हैं। 27 दिसंबर 1901 को गांधी जी कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में 27 दिसंबर 1901 में गांधी जी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे, कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले, मतलब भारत आने से पहले। श्रीअन धवन पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, श्रीअन धवन पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी 1946 में बुक आती है। जेबी कृपलानी द गांधीयन वे 1938 में। जेबी कृपलानी आई फॉलो महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपने जीवन काल में केवल एक बार वर्ष 1923 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों, एम के गांधी के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं। 1869 से 1948 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। 1888 में लंदन गए लॉ की स्टडी के लिए। 1891 में भारत वापस आते हैं स्टडी को पूरा करके। 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं गांधी जी, एक ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, 1 साल के अनुबंध के अंतर्गत। बेसिकली वहां पर कोई इशू हो गया था, उसको सेटल करने के लिए गए थे, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी वहीं साउथ अफ्रीका में ही बस गए। बेसिकली ये एक मुस्लिम मर्चेंट के कजिन का केस लड़ने के लिए गए थे नटाल। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, जिसके माध्यम से जो इंडियन ट्रेडर्स हैं नटाल रीजन में, उनके खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को टैकल कर सकें या उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। 1906 में
ट्रांसवाल प्रोविंस, जो कि एक साउथ अफ्रीका का प्रोविंस है, जहां पर गवर्नमेंट ने मना किया था कि इंडियंस का यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। गांधी जी ने एक कैंपेन ऑफ सत्याग्रह आयोजित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने उस रीजन पर प्रवेश किया, और ये काइंड ऑफ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का फर्स्ट टाइम। 1914 में गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, जिसे अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1919 में उन्होंने एक अंग्रेजी जर्नल यंग इंडिया स्टार्ट किया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में वहां पर पार्टिसिपेट किया, और जो पार्टिसिपेशन था गांधी जी का, ये गांधी इरविन पैक्ट का समझौता था, काइंड ऑफ जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसका रिजल्ट था। लेकिन इसमें जो परिणाम हुआ इसके बाद कि ब्रिटिशर्स ने कम्युनल अवार्ड देने की कोशिश की, जिसके माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटीज को दिया जाना था, इवन जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है या दलित सेक्शन है उसको भी दिया जाना था। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अम्बेडकर जी इसका सपोर्ट कर रहे थे। इस इश्यू को लेकर 1932 में पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर और गांधी के बीच में। 1933 में गांधी जी ने एक वीकली न्यूज़पेपर, इसका नाम था हरिजन, अंग्रेजी में इसको पब्लिश करना स्टार्ट किया। गांधी जी का मानना था कि जो साधन है और साध्य हैं, साधन और साध्य दोनों इंटीग्रल हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इंटीग्रल और कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। गांधी जी सर्वोदय के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे। इसका अर्थ है सभी की उन्नति, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। आइडिया ऑफ स्वराज क्या था? आइडिया को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया था: नेशनल इंडिपेंडेंस के रूप में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इन सब चीजों में से स्वराज को डिफाइन किया गया था। गांधी जी जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थी उसको बहुत ही तीव्र गति से उसका विरोध करते हैं। उनका मानना था कि इसने जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उसको बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। उन्होंने रामराज का कॉन्सेप्ट दिया, ये गांधी जी का आइडियल स्टेट था, और ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के लिए अगर ट्रू रामराज, यानी अगर असलियत में रामराज जब होगा तो ऐसे राज्य में प्रिंस और जो काइंड ऑफ गरीब होंगे, लोअर सेक्शन के लोग होंगे, उनको इक्वल राइट मिलेंगे। पंचायत मॉडल गांधी जी देते हैं, तो विलेज रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट गांधी जी देते हैं। गांधी जी पंचायती राज को एडवोकेट करते हैं इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की फाउंडेशन के रूप में। इस विजन के लिए एक टर्म आता है ग्राम स्वराज, तो गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। उनका मानना था कि हर पंचायत से 5 मेन और वुमेन होंगी जो कि विलेज के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड होंगी, और 100 ऐसी पंचायतों को मिलाकर, है ना, जो 100 ऐसी पंचायतों का जो ग्रुप बनेगा उसमें 50 लीडर चुने जाएंगे जो फिर आगे प्रतिनिधित्व करेंगे। EMS नंबूदरीपाद की बुक है महात्मा एंड इजम, जिसमें उन्होंने गांधी जी का मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस किया है, गांधी के थॉट्स की, गांधीवाद का या गांधी की विचारधारा का मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस किया है। गांधी जी का विश्वास था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में जुड़े होने चाहिए,
और उनका एक महत्वपूर्ण कोट है कि फॉर मी मोरल्स, एथिक्स एंड रिलीजन्स आर कन्वर्टिबल टर्म। तो मेरे लिए मोरल्स, एथिक्स और रिलीजन आपस में कन्वर्टिबल टर्म है। और एक मोरल लाइफ बिना रिलीजन के, बिना डिफरेंस ऑफ रिलीजन के, एक ऐसा हाउस है जो कि सैंड पर बना है, जो कि कभी भी टूट सकता है। गांधी जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन बनाए गए उसमें से फ्योनिक सेटलमेंट साउथ अफ्रीका में 1904 में बनाते हैं गांधी जी। फ्योनिक सेटलमेंट। टोल्स्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में 1910 में टोल्स्टॉय फार्म। कोचरब आश्रम ये अहमदाबाद में 1915 में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में 1915 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा में 1936 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा में 1936 में। मेनबर्ग हिंद स्वराज इंडियन होम रूल लीग, ये 1909 में आती है बुक। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल लीग, ये 1909 में बुक आती है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1929 में। और की टू हेल्थ ये 1948 में बुक आती है, की टू हेल्थ।